नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 145 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और निर्जातीय रूपरेखा। कुल मिलाकर इस चैप्टर में जो हमें पढ़ाया जाएगा वो ये पढ़ाया जाएगा जो हमारे पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं। अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वहाँ पर विभिन्न निर्जातीय विभिन्नताएं हैं, विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। हर क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं और इन सभी जनजातियों की बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग रीति रिवाज हैं, अलग पारंपरिक लोक नृत्य हैं, अलग शास्त्रीय नृत्य हैं, अलग इनकी अगर बात करें तो अलग इनकी जीवन शैली है। ऐसे में कई बार इसी के आधार पर इन क्षेत्रों में विभेद भी बनते हैं। कुछ जो जनजातियां हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और कुछ जो जनजातियां हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इसी आधार पर कई बार इस क्षेत्र में जो मतभेद बनते हैं तो ये मतभेद कई बार अलगाव का कारण भी बनते हैं। हालांकि भारत तो देश है, इसकी खूबसूरती इसी में ही है कि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, चाहे वो भाषागत विविधताएं हों, क्षेत्रीय विविधताएं हों, इसके साथ साथ सांस्कृतिक विविधताएं हों। लेकिन कई बार यही हमारी समस्या भी बनती है कि सांस्कृतिक वर्चस्व के लिए, सांस्कृतिक दबदबे के लिए, अपने आप को सर्वोच्च साबित करने के लिए कई बार यहाँ पर मतभेद बन जाते हैं और ये मतभेद कई बार अलगाव का कारण भी बनते हैं। तो चलिए जानते हैं पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के बारे में कि किस राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं और उनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या हैं। शुरुआत होती है अरुणाचल प्रदेश से। जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश में दुनिया के सबसे बड़े प्रकार के निर्जातीय और उप निर्जातीय समूह रहते हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ पर 26 यानी कि 26 टाइप की जनजातियाँ निवास करती हैं और 100 से भी अधिक छोटी छोटी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं, जिनकी अपनी अलग अलग भाषा है और अलग अलग बोली है। यानी कि देख रहे हो आप अरुणाचल प्रदेश में कितनी बड़ी विविधता रहती है। यहाँ पर आप ये 26 तो प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं और 100 से अधिक छोटी जनजातियाँ रहती हैं। आप सबको पता है ना कि हमारे यहाँ जो आरक्षण का प्रावधान है, एक तो SC कोटा है और एक ST कोटा है। तो जो SC की फुल फॉर्म है वो क्या है, शेड्यूल कास्ट्स, यानी कि उसमें तो वो जातियाँ आती हैं जिनका सदियों से दमन किया गया था। लेकिन जब आप ST की बात करते हो तो ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि इसके अंतर्गत आती हैं अनुसूचित जनजातियाँ। तो मोस्टली जो जनजातियों का दर्जा है वो पूर्वोत्तर के राज्यों को जो लोग हैं उन्हें मिला हुआ है, या फिर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनके यहाँ के लोगों को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलता है। उस क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है और वहाँ के लोगों को ST का दर्जा दिया जाता है। तो जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े प्रकार के निर्जातीय समूह का हिस्सा है और यहाँ पर 26 प्रकार की प्रमुख जनजातियाँ रहती हैं। 100 से अधिक छोटी जनजातियाँ हैं और प्रत्येक जनजाति की अपनी भाषा है, अपनी बोली है। जैसा कि जो जनजाति जो भाषा बोलती है उसी के आधार पर उस जनजाति का नाम रखा गया है। लाइक डैट अगर आप अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के नाम देखोगे तो यहाँ पर न्यूशी जनजाति, पतानी जनजाति, टैगिन, मिसमी, खम्परी, नाइते, वाचो, तांगशा, सिंगपो, मोनपा और ऐसी अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। ये सारे जनजातियों के नाम हैं, एक दो आप याद कर लेना और इसके आगे आदि लगा देना। यहाँ के लोग जो वर्क करते हैं वो शिल्प कला करते हैं, बुनाई करते हैं, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करते हैं, स्मृति का काम करते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो रिच परंपरा है वो यही है। अब हम इन जनजातियों में से कुछ जनजातियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे आदि जनजाति की। लेकिन उससे पहले अगर आप अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का अध्ययन करोगे तो 2011 की जनगणना के हिसाब से इस राज्य में 29.04% हिंदू हैं, जबकि 30.26% ईसाई हैं। 1.95% क्या हैं, यहाँ पर मुसलमान हैं। जब ब्रिटिश भारत में आए थे और ईसाई मिशनरियाँ भारत में आई थीं तो पता है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाया था। इसी परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्रिश्चियन जो हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करने जा रहे हैं आदि जनजाति की। तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति है आदि जनजाति। ये बड़े पैमाने पर दिबांग जिले के आसपास के क्षेत्रों में रहती है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो दिबांग जिला है उसके निचले हिस्सों में रोहंग नाम की जगह पर, दम्बुक नाम की जगह पर, इसके अलावा यहाँ के ईस्ट और वेस्ट के इलाकों में बड़े पैमाने पर जो जनजाति रहती है वो कौन सी जनजाति रहती है, आदि जनजाति रहती है।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो पदम, मिलांग, कोमकार, मियोंग, पासी जैसी मूल निवासियाँ भी रहते हैं। देखो मूल निवासी कौन है? मूल निवासी उन लोगों को कहा जाता है जो उसी जगह पर बहुत ही लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, या फिर उनकी जो ओरिजिन है, उनकी जो उत्पत्ति है वो वहीं से हुई है। यानी कि किसी भी क्षेत्र के जो ओरिजिनल लोग हैं, जो पहले से वहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, शुरुआत से ही जल जंगल ज़मीनों से जुड़े हुए हैं, वो लोग वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं। वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बढ़े हैं, वहीं से उनके रीति रिवाज शुरू हुए हैं। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि बाहरी लोग एक बड़ी संख्या में आकर यहाँ बस जाते हैं, जिसकी वजह से मूल निवासी अपने ही क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ बनकर रह जाते हैं। तो इस क्षेत्र की समस्या ये भी है। तो ये माना जाता है कि जो पदम, मिलांग, कोमकर, मियोंग और पासी जैसी जो यहाँ की मूल निवास जो जनजातियाँ हैं, ये कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और ये खुद को आदि कहते हैं कि हमारी जनजाति जो है आदि है। इनकी अर्थव्यवस्था देखी जाए आदि जनजातियों की, तो ये मुख्यतः किस पर निर्भर है? ये मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा कुछ लोग मछली पालन और शिकार भी करते हैं। आदि की बात करें तो आदि जीववाद का पालन करते हैं। वो प्रकृति में ही देवता को मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, आत्मा की पूजा करते हैं। और वैसे भी जितनी भी जनजातियाँ होती हैं, ये पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड होती हैं, इसलिए नेचर की उपासना करती हैं। आदि जनजाति की बात करोगे तो इनकी जो मान्यताएं हैं, इनकी जो प्रथाएं हैं, ये अपनी मान्यताओं को, अपनी प्रथाओं को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चला रहे हैं। इनका मानना ये है कि बाहरी लोगों के आकर बसने की वजह से इनके क्षेत्र में इनकी संस्कृति ही खत्म होती जा रही है। इन्होंने जो आंदोलन चलाया है उसे 1968 में डॉन्यू पोलो के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने प्राचीन धर्म से पुनर्स्थापित किया है। इनका ये यहाँ के, अगर हम आदि समाज की बात करें तो यहाँ के लोक नृत्य, यहाँ के त्यौहार अन्य अवसरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है भाई। तो आदि जनजाति आंदोलन क्यों कर रही है? क्योंकि इसका मानना यह है बाहरी लोग आकर यहाँ पर बसते जा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो है सरकार जो यहाँ पर परियोजनाएं चला रही है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पलायन हो रहा है। परिणामतः इनकी संस्कृति धूमिल होती जा रही है। अगला जो जनजाति है वो है नीशी जनजाति। इसे ना डफला के नाम से भी जानते हैं। तो देखो भाई, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए ना एक अमृत के तरीके काम करेंगी, कि हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इनमें से पूछा ही जाता है। और बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मान के चलो इसकी एक एक पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए। तो नीशी जनजाति को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो नीशी जनजाति को डफला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भी अपनी एक सांस्कृतिक परंपरा है। इसके अलावा जो यहाँ के पवित्र जानवर हैं जिनको ये मानते हैं नीशी, वो जानवर वन और मिथुन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी अगर हम सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा माने तो ये वन और मिथुन ही हैं। इसके अलावा न्यूकुम यूलो एक नीशी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। तो जैसे कई बार एसएससी वगैरह क्वेश्चन पूछ लेती है क्या कि न्यूकुम यूलो जो त्यौहार है ये कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। कौन सी जनजाति मनाती है? इसे नीशी जनजाति मनाती है। इस त्यौहार को वो देवी न्यूकॉम के लिए मनाते हैं तथा फसलों को कीड़ों और जानवरों से बचाया जा सके, यानी कि अपनी कृषि परंपरा को जीवित रखने के लिए, और अपनी फसलें इनकी जो है उसमें कीड़े ना लगे, उन्हें जानवर नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए ये देवी न्यूकॉम को पूजते हैं। और इन्हीं की पूजा के लिए जो ये त्यौहार मनाया जाता है इसे ही न्यूकुम वुलो कहा जाता है। और इंसानों को दुर्भाग्य से बचाया जा सके, इंसानों के साथ कोई प्राकृतिक आपदा ना घटे, इसके लिए भी इन देवी की पूजा की जाती है। तो ये रही बात नीशी जनजाति की। अब हम बात कर रहे हैं ताई खम्पाती की। ताई खम्पाती अरुणाचल प्रदेश के नामसाई ज़िले में निवास करते हैं। वे बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का पालन करते हैं। राज्य में ताई खम्पाती की बात करोगे तो ये एकमात्र जनजाति है जिसके पास अपनी लिपि है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में वो कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी लिपि है? तो वो है ताई खम्पाती। तो देखो, आप कहोगे लिपि क्या होती है? तो देखो, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। और जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो लिपि ना भाषा को एकबद्ध करती है, रूपबद्ध करती है, एकता लाती है भाषा में, शब्दों को ना एक निशान देती है। लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो सिर्फ बोली ही जाती हैं, उनकी अपनी लिपि नहीं होती। तो अगर हम बात करें ताई खम्पाती की, तो ताई खम्पाती जो भाषा बोलते हैं ये एक भाषा है जिसकी अपनी लिपि है। तो अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं उनमें से सिर्फ ताई खम्पाती एक ऐसी जनजाति है जिसकी अपनी एक लिपि, जिसे ताई लिपि कहा जाता है। कृषि पर डिपेंड हैं ये लोग। और अगर हम बात करें तो लोक नृत्य बहुत सारे प्रकार के करते हैं, जैसे खम्पति नृत्य। इसके अलावा नाटक, खम्पति नृत्य की बात करोगे तो इसमें नृत्य और नाटक दोनों का मिश्रण है। बौद्ध संस्कृति यहाँ की समृद्ध संस्कृति है और इनकी कहानियों में बौद्धों को ही दिखाया जाता है। खम्परी का एक अन्य लोकप्रिय जो नृत्य है वो है मुर्गा लड़ाई नृत्य। तो कॉक फाइट डांस कहाँ पर होता है?
तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। और कौन सी जनजाति मनाती है इसे? ताई खम्पाती जनजाति मनाती है। तो ताई खम्पाती बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति हो गई भाई। सबसे पहली बात, ये कहाँ रहते हैं? नामसाई जिले में रहते हैं। कौन से धर्म का पालन करते हैं? बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इनकी अपनी एक लिपि है। कौन सी लिपि है? ताई लिपि है। वर्क क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इनके लोक नृत्य हैं। जो इनके नृत्य हैं उनमें से एक खम्पाती नृत्य है, जो कि नृत्य और नाटक का क्या है? मिश्रण है। इनके नाटकों में किसको दिखाया जाता है? इनके नाटकों में ज़्यादातर बौद्ध मूल्यों को दिखाया जाता है। इनका लोकप्रिय नृत्य एक और है, जो कि मुर्गा लड़ाई नृत्य है। तो ये सारी बात अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश से देखा जाए तो आदि, निशी और खाई और जो ताई खम्पाती है, ये प्रमुख जनजातियां हैं। लेकिन इसके अलावा भी 26 बड़ी जनजातियां और 100 से भी अधिक छोटी छोटी जनजातियां हैं। अब हम बात करने वाले हैं आसाम की। जब आप आसाम की बात करोगे तो असम भी बहुत विविधता भरा इलाका है। पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चल गया है कि असम से ही विभिन्न राज्यों का निर्माण भी हुआ है। असम की अगर बात करें तो असम में आदिवासी लोग भी रहते हैं, गैर आदिवासी भी लोग रहते हैं और बंगाली लोग शामिल रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि असम की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों का पलायन हुआ है। बाहरी लोग यहाँ पर आकर बहुत बड़े पैमाने पर बसे हैं। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो अपने आप को आदिवासी कहते हैं। लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों या आसपास के अन्य राज्यों से जो आकर यहाँ पर लोग शामिल हो गए हैं, यहाँ रहने लगे हैं, इन्हें गैर आदिवासी असमिया कहा जाता है। इसके अलावा जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 का, तो एक बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आकर यहाँ पर बस चुके थे, जिसकी वजह से असम के लोगों को लगता है कि भैया देखो जाए तो हम अपने क्षेत्र में माइनॉरिटीज़ बन के रह गए हैं, हमारी हर चीज़ पर नियंत्रण किया जा रहा है। इसीलिए ये विरोध भी करते हैं। इनका ये मानना है कि यहाँ पर एनआरसी लागू होनी चाहिए और असम के जो आदिवासी मूल निवासी हैं उन्हें छोड़कर हर एक व्यक्ति को यहाँ से बाहर भगा देना चाहिए। तो असम में की बात करें तो असम में दो प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, एक मैदानी जनजातियाँ और एक पहाड़ी जनजातियाँ। अब जो ये पहाड़ी जनजातियां हैं, इनमें से ही एक जनजाति है जिसे हम चाय जनजाति कहते हैं। चाय जनजाति का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर चाय की खेती का कार्य करते हैं। असम की अगर आप मैदानी जनजातियों की बात करोगे, यानी कि जो मैदानी इलाकों में रहती हैं, उनमें से सबसे बड़ी जनजाति है बोडो जनजाति। बोडो जनजाति के बारे में जब आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ये बोडो जनजाति अपने अलग राज्य की डिमांड करती है, जिसका नाम है बोडोलैंड। और कई बार इसको लेकर यहाँ पर हिंसक अलगाव भी होते हैं। इसके अलावा देवरी, होजई, सोनोवाल, कछारी, लालुंग, मेचमिरी, दिमासा, हाजोंग, सिंगफो, खम्पाती, गारो, ये अन्य प्रमुख जनजातियां हैं जो असम में निवास करती हैं। और ये सारी जनजातियां कौन सी हैं? ये सारी जनजातियां मैदानी इलाकों में निवास करती हैं। इनमें से बोडो सबसे बड़ी मैदानी जनजाति है। बोडो कुछ जनजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है जो उनकी जनजाति के नाम से पहचाना जाता है। तो मैं पूछूं असम की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो कौन सी बताओगे? बोडो। बोडो ये कहते हैं हम असम के मूल निवासी हैं, हम असम के ओरिजिनल लोग हैं, हम यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, यहीं बड़े हुए हैं। इसके अलावा सोनोवाल, कचारी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, गोलाघर और जो धोमाजी जिले हैं, इन क्षेत्रों में बोडो जनजाति बड़े पैमाने पर निवास करते हैं। और इनका मानना यह है कि इन क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बोडोलैंड का निर्माण किया जाए, जिसकी वजह से कई बार सशस्त्र संघर्ष बने रहते हैं और हिंसक स्थितियां बनी रहती हैं। आगे बात करें तो मिसिंग। मिसिंग असम की एक और अन्य जनजाति, यानी कि पहले हमने बोडो जनजाति के बारे में पढ़ा, अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? मिसिंग। तो मिसिंग कहाँ? असम की एक बहुत बड़ी जनजाति है जो कि धेमजी, लखीमपुर, शिवसागर, जोरहाट और सोनीतपुर जिलों में रहती है। ये क्षेत्रों के नाम है, ये भाई आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। असम की जो प्रमुख बड़ी जनजातियाँ हैं उनमें से करबी और दिमासा भी हैं। यानी कि अब तक हमने मैदानी जनजातियों के बारे में पढ़ा था, अब अगर हम पहाड़ी जनजातियों की बात करें तो पहाड़ी जनजातियों में एक जनजाति है कौन सी? कार्बी, और दूसरी कौन सी है? दिमासा, जो कि डिमा हसाओ जिले में रहती है और करबी आंगलोंग जिले में निवास करती है। ये वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं। असम में निवास करने वाली कुछ अन्य पहाड़ी भी जनजातियाँ हैं, जैसे कि आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ की जो पहाड़ियों के नाम है ना, उन पहाड़ियों के नाम के आधार पर ही वहाँ की भाषाओं के भी नाम है और वहाँ के लोगों के भी नाम है। जैसे गारो हिल्स हो गई, हाजोंग हिल्स हो गई, तो जैंतिया हिल्स हो गई, खासी हिल्स हो गई, ये सब पहाड़ियों के नाम है जिसके आधार पर वहाँ पर रहने वाले लोगों का भी नाम रख दिया गया है। ये सब पहाड़ी जनजातियाँ हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा जो जनजातियां चाय के बागानों में काम करती हैं उन सबको चाय जनजाति के नाम से जाना जाता है। असम में देश के अन्य क्षेत्रों से भी, खासतौर पर छोटा नागपुर से भी बड़े पैमाने पर लोग आए हैं पलायन करके। इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यूपी से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पलायन करके गए हैं चाय के खेतों में काम करने के लिए। इन्हें चाय जनजाति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और जनजातियाँ भी, जैसे मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, जो कि जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा यहाँ की जो चाय जनजातियाँ हैं 800 से भी अधिक चाय बागानों में काम करती हैं। बड़े पैमाने पर अगर आप यहाँ के क्षेत्रों में देखोगे तो सोनीतपुर का जो क्षेत्र है, दारांग क्षेत्र है, नगांव क्षेत्र है, जोरहट, गोलाघाट, डिब्रूगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये जनजातियाँ निवास करती हैं। असम में अगर हम बात करें चाय जनजातियों की तो इन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला है,
क्योंकि ये माना गया है कि वो असम के मूल निवासी नहीं हैं, ये असम से बाहर बाहर से आके असम में बसे हैं, इसलिए इन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया, हालांकि इन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा असमिया शब्द जो है ये असम के उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो असम की भाषा बोलते हैं, यानी कि अगर आप असमिया लोगों की बात करोगे तो ये असमी भाषा बोलेंगे। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग हैं। इसके अलावा कुछ बंगाली भी हैं, जो बंगाली तो हैं लेकिन वो बंगाली भाषा नहीं बोलते हैं, वो असमिया भाषा ही यूज़ करते हैं। आगे चलकर 1980 में असमियों को निर्जातीय असमिया कहा जाने लगा और समय बीतता गया। इसके बाद यहाँ की अगर हम बात करें बंगालियों की, तो बंगाली सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे बराक घाटी ज़िले में रहती है। 2011 की यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाइयों की आबादी रहती है, जिसमें से बौद्ध असम की आबादी का 61.47% है, जबकि अन्य जनजातियाँ 34, 22 और 3.7% अलग अलग धर्मों को मानती हैं। तो अब तक हमने कहाँ कहाँ की बात करी है, तो अरुणाचल प्रदेश में हमने आदि, निशी और ताई खम्पाती की बात करी है, वहीं असम में पहाड़ी जनजाति, मैदानी जनजातियों की बात करी है। आगे अब हम मेघालय की बात करने जा रहे हैं कि मेघालय में कौन कौन सी जनजाति निवास करती हैं और इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी पता चल पाए चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। इससे अगले चैप्टर की वीडियो जो है अपलोड करने में थोड़ा सा हमें भी सहायता मिलती है कि हमें किस तरीके से आपको समझाना है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। तो चलो शुरू करते हैं मेघालय के बारे में। जब आप मेघालय की बात करोगे तो मेघालय में विशेष प्रकार के दो जनजातीय समूह हैं, एक तो है मूल निवासी और एक है गैर मूल निवासी। तो मैंने आपको बताया था मूल निवासी वो लोग होते हैं जो वहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, वहीं पर रहते हुए आए हैं, उनकी वहाँ पर अपनी परंपरा है, अपनी भाषाएं हैं। और गैर मूल निवासी वो होते हैं जो बाहर से आकर बस जाते हैं। मेघालय की बात करोगे तो मेघालय में तीन प्रमुख जनजातियाँ हैं, जैसे कि हम सभी को पता है पहले मेघालय असम का इलाका था। तो मेघालय जो है वो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो गारो की पहाड़ियों, खासी की पहाड़ियों और जैंतिया की पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया था। और ये जो गारो, खासी और जैंतिया हैं ये ना सिर्फ वहाँ की पहाड़ियों के नाम हैं बल्कि यहाँ की जनजातियों की भी नाम हैं। अब ये जो जैंतिया जनजाति है इसे पनार के नाम से भी जाना जाता है। ये खासी जनजाति और जो पनार जनजाति है मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है खासी और पनार। मेघालय की तीन जनजातियों की बात करो तो ये तीन पहाड़ियों के नाम पर इनका नाम रखा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये तो है वहाँ के मूल निवासी। इसके अलावा जो गैर जनजाति है वो वहाँ के वो हैं जो आज़ादी से पहले या विभाजन के बाद यहाँ आकर बस गए थे, और इसके बाद भी आज़ादी के बाद लगातार, पहले तो आज़ादी के बाद बहुत सारे लोग दूसरे देशों में चले गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्हें लगा कि हाँ भाई हमें वहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, हमारे साथ वहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है, तो इन्हें बड़े पैमाने पर वहाँ पे क्या हो गया, ये वापसी में पलायन कर गए और मेघालय के आसपास के इलाकों में बस गए, जिसकी वजह से मेघालय में क्या रहता है, दंगे फसाद रहते हैं। मेघालय की राजधानी आप सभी को पता है शिलोंग है, और शिलोंग की अगर बात करोगे तो यहाँ पर गैर जनजाति बड़ी मात्रा में रहते हैं, जैसे बंगाली, मारवाड़ी, बिहारी, नेपाली, सिख, ये लोग मेघालय में रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो गैर जनजातियां हैं वो शिलोंग के शहरों में ही निवास करती हैं। मेघालय की तीनों जनजातियों की पता है सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे आप जैंतिया या गारो या खासी की बात करोगे तो ये मातृवंशीय प्रणाली का अनुसरण करती हैं। मातृवंशीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि बच्चे अपने नाम के पीछे माता का नाम लगाएंगे। जैसे ज़्यादातर लोग अपने पीछे जो सरनेम यूज़ करते हैं वो किसका करते हैं, फादर का, लेकिन ये लोग अपनी मदर का सरनेम यूज़ करेंगे। इनका जो परिवार है वो माता की ओर से चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ के जो धर्म को, खासियों का जो धर्म है, खासी जनजाति जो उसका धर्म है उसे क्या कहते हैं, नियाम कहते हैं। अधिकतर खासी, जयंतियाँ और जो गारो जनजातियाँ हैं ये क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती हैं। उसका रीज़न ये है कि औपनिवेशिक काल में बड़े पैमाने पर यहाँ पर रिलीजियन कन्वर्जन हुआ था। इसके अलावा आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया आपको कि ये मातृवंशीय समाज की परंपरा करते हैं। इसमें बच्चे का नाम जो है माँ के माध्यम से लगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ की जो छोटी बेटी होती है उसे खाड्डू कहते हैं, और ये पारिवारिक संपत्ति का संरक्षक होती है, यानी कि बड़ी बेटी नहीं, जो छोटी बेटी होती है इसे यहाँ पर पारिवारिक संपत्ति का संरक्षक या उत्तराधिकारी माना जाता है, उसे ही सारे अधिकार मिलते हैं। बच्चा माँ के सरनेम को यूज़ करता है, और पति शादी के बाद पत्नी के माता पिता के घर चला जाता है। यानी कि वैसे तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, शादी के बाद जो है पत्नी वो आती है ससुराल, लेकिन यहाँ पर पति अपने ससुराल जाता है। तो देख रहे हो आप मेघालय कितना इंटरेस्टिंग इलाका है। तो जो बेरोज़गार हमारे युवा भाई हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह हो सकती है ना। तो खासी राज्य की बात करो तो खासी राज्य की आबादी का लगभग 50% है, यानी कि मेघालय की आबादी का 50% कौन है, वो खासी हैं। खासी पौराणिक कथाओं के अनुसार
खासियों की उत्पत्ति 7 झोपड़ियों से हुई है, यानी कि वहाँ की जो कथाएं हैं, वहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका मानना है कि जो खासी जनजाति है, इनकी उत्पत्ति 7 झोपड़ियों से हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर ईसाई, हिंदू और मुस्लिम आबादी रहती है, जो कि लगभग ईसाई 74.59% है, जबकि हिंदुओं की बात करोगे तो 11.53 है, और इस्लाम की बात करोगे तो यहाँ पर 4.40% लोग मुस्लिम हैं। और त्यौहार की बात करें तो मेघालय की खासी जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। वर्ष के अलग अलग अवधि में यहाँ पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे जो अच्छा यहाँ का त्यौहार है, जो कि 5 दिनों तक चलता है, उसका नाम है पैमलॉन्ग नासेम नृत्य। तो खासियों का जो धार्मिक त्यौहार है, ये कौन सा है? पैमलॉन्ग नासेम नृत्य, जिसे नैनग्रेम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछे नैनग्रेम नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो मेघालय से। और कौन सी जनजातियों से है? ये है खासी जनजाति से। शिलोंग से 12 किलोमीटर दूर एक गांव में इस नृत्य का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। ये त्यौहार पारंपरिक खासी राज्य हिमा की उत्पत्ति की स्मृति में मनाया जाता है, यानी कि वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हिमा। ये माना जाता है जो हिमा की उत्पत्ति हुई थी, वो इसीलिए इस त्यौहार को मनाते हैं। अब हम बात करते हैं जैंतिया समुदाय की। तो जैंतिया समुदाय का जो सबसे बड़ा त्यौहार है वो कौन सा है? बेहंदी खलाम, जो कि जुलाई के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर लोग सूर्य भगवान के सम्मान में भी एक त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम है वांगला। तो ये जो त्यौहार है ना भाई, ये हमें बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। उसका रीज़न, लोक नृत्य याद होने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, और आप इग्नू का एग्जाम जो दे रहे हो उसमें अगर पॉइंट्स बनाओगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे चैप्टर में मणिपुर की बात की गई है। अगर मणिपुर की बात करोगे तो मणिपुर में जो मौजूदा प्रमुख जनजातीय समूह हैं उनका नाम है मेइती। मेइती यहाँ की प्रमुख जनजाति है। मेइती की बात करें तो ये मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा नागा, कुकी, चिन, जो कि पहाड़ियों में निवास करते हैं, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। मेइती पांगल, पांगल का मतलब है मुसलमान, यहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण भाग हैं। इन जनजातियों के अलावा और भी कुछ जनजातियाँ जैसे एमोल, अनाम, अंगामी, चिरू, चोड़ी, ये अन्य बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर हैं। मणिपुर के लोग तिब्तो बर्मन भाषा बोलते हैं। मैती भाषा मैती लोगों की मातृभाषा है, जो राज्य की लिंगुआ फ्रैंका यानी कि संपर्क भाषा। यहाँ के लोग जो कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं वो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं? मैती भाषा यूज़ करते हैं, जो यहाँ की मातृभाषा है। इसके अलावा आधिकारिक भाषा के रूप में इंग्लिश यहाँ पर चलन है। यहाँ का जो प्रमुख उत्सव है उसका नाम है संगाई, जो कि 15 दिनों के लिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल में चलता है। तो अगर आपसे पूछे मणिपुर का सबसे लोकप्रिय उत्सव कौन सा है, तो संगाई उत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। केंद्र सरकारें निजी उद्योग और सहकारिता विभाग को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। इन त्यौहारों में जो नृत्य प्रस्तुत किया जाता है वो मैबी नृत्य है, जो कि मणिपुर का लोक नृत्य है भाई, जो कि यहाँ के लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हस्तशिल्प कलाएँ, लकड़ी की नक्काशी, रेडीमेड जो वस्त्र हैं, इन सब का बड़े पैमाने पर कार्य यहाँ पर किया जाता है, जो कि यहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ इस चीज़ पर निर्भर है। मणिपुर की जो जनजातीय समूह हैं सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अपने अपने नृत्य हैं, संगीत हैं और प्रथाएं हैं। मणिपुर के कुछ शास्त्रीय नृत्यों की बात करो तो यहाँ पर रासलीला, नुपापाला, पुंग चैलोम, खम्बी थोईबी नृत्य शामिल हैं। इसके अलावा जो रासलीला नृत्य है ना, ये तो रात भर मंदिरों के सामने एक बाड़े में किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम भी पहले किसका इलाका था? मिज़ोरम भी पहले असम का इलाका था, और मिज़ो जो है ये यहाँ की मिज़ो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पर जो जनजाति निवास करते हैं उन्हें मिज़ो जनजाति कहते हैं। मिज़ोरम की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर 5 प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनमें से एक जनजाति है लुशी, एक जनजाति का नाम है रालते, एक का नाम है हमार, एक का नाम है पैशने और एक का नाम है पावी, जिन्हें पहले लाइस के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पर 11 अन्य छोटी छोटी जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जिन्हें औपनिवेशिक काल के दौरान कुकी चिन लिशाई के नाम से भी जाना जाता था। मिज़ोरम की बात करें तो ये जो कुकी चिन लिशाई जो जनजाति हैं, लुशाई जनजाति है, ये मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, असम और बांग्लादेश और म्यांमार में फैली हुई हैं। इसके अलावा जो मिज़ोरम के मूल निवासी हैं उन्हें मिज़ो कहा जाता है। मिज़ो की बात की जाए तो ये यहाँ की स्थिति की पहचान है। मिज़ोरम में खुद को मिज़ो मानने वाले जो समूह हैं वो ये कहते हैं कि भैया हम मिज़ो हैं, और बाहरी लोग जो हैं वो मिज़ो नहीं हैं। इसलिए मिज़ोरम में आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, संघर्ष बने रहते हैं। इसके अलावा जो लोग मिज़ो नहीं हैं उन्हें मरास या पाविस भी, उन्हें मरास और पाविस जो जनजाति हैं उन्हें ये माना जाता है कि यहाँ के मिज़ो लोग नहीं हैं, लेकिन इन लोगों की ये डिमांड है कि हमें भी मिज़ो के नाम से जाना जाए। इसके अलावा जब आप म्यांमार देश की बात करोगे तो म्यांमार की बहुत सारी कम्युनिटी पता है क्या कहती है? हम मिज़ो हैं। अबे अपने देश में रह लो ना, दूसरों में चुल क्यों करते हो? तो म्यांमार के कुछ वो लोग क्या कहें, वो अपने आप को क्या मानते हैं? वो भी अपने आप को क्या मिज़ो मानते हैं। इसके अलावा मिज़ोरम के लोग भी उन्हें ये मान्यता देते हैं। मिज़ोरम के आइजोल, यानी कि मिज़ोरम की जो राजधानी है आइजोल, ये यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी है। इसे जलख्वास भी माना जाता है। यहाँ पे निर्जातीय भिन्नताएं हैं, भाषाई भिन्नताएं हैं। भाषा जो है वो तिब्बतो बर्मन बोली जाती है। इसके अलावा एक भाषा यहाँ पर डुहिलियन,
डुइलियन भाषा जो है मिज़ो की आधिकारिक भाषा है और इंग्लिश भी यहाँ पर चलन में है। अगर हम यहाँ की बात करें तो क्रिश्चियनिटी यहाँ पर भी दबा के फैली हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो व्यक्ति मिज़ो है मरने के बाद उसे ही दफनाया जाएगा। जो बंदा मिज़ो नहीं है ना, उसे मरने के बाद यहाँ दफनाने तक की अनुमति नहीं है। इतने लोग यहाँ के कट्टर हैं। उस व्यक्ति को ही दफनाने की मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद जो बंदा मिज़ो में पैदा हुआ होगा, अगर लेकिन जिसकी मिज़ो की पहचान समाप्त हो गई होगी, उसे नहीं देंगे ये लोग दफनाने का मौका। यानी कि व्यक्ति मर जाए तो उसे दफनाने भी नहीं देंगे। ये मिज़ो लोग इतने कट्टर हैं, इतने फैनेटिक हैं। इसके अलावा मिज़ो की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बांस की खेती पर निर्भर है। बड़े पैमाने पर यहाँ के जो भोजन और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बांस ही है। बांस की बात करोगे तो बांस मिज़ो के लिए एक फूड सप्लीमेंट के रूप में कार्य करता है। बांस के फूल को पता है क्या कहते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि बांस के फूल को मौतम कहते हैं। और पता है ये सिर्फ हर 50 साल में अंकुरित होता है। यानी कि हर 50 साल बाद जो मौतम है, मौतम क्या है? बांस का फूल है जो कि हर 50 साल में अंकुरित होता है भाई। बांस की फसल में देखो वृद्धि होगी तो चूहों में भी वृद्धि होगी, मूषकों में भी वृद्धि होगी और ये बांस की फसल को खा जाएंगे, जिसकी वजह से अकाल पड़ जाएगा। और कई बार जब अकाल पड़ता है तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और उग्रवाद को बढ़ावा मिलता है। बौद्ध धर्म के कुछ नहीं के अनुयायी भी यहाँ पर निवास करते हैं। इसके अलावा 2011 की जनगणना के हिसाब से आप देखोगे तो 87.16% लोग यहाँ के मिज़ो हैं, जबकि 2.7% लोग यहाँ पे हिंदू, 1.35% लोग मुस्लिम हैं। बौद्ध धर्म के बहुत सारे अनुयायी यहाँ पर हैं जो कि चकमा में रहते हैं। राज्य में नए वर्ष का दिन जो है वो क्रिसमस दिवस यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। मिजोरम में जो लोक नृत्य है वो उसका नृत्य है बांस नृत्य, यानी कि जिसको चिराव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात करें हम खुजालम, सौलकिया, छैलाब, ये सब मिजो संस्कृति के क्या हैं? प्रतीक हैं। देखो ये जो नाम है वो नाम ही है, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बस चीज़ों को समझा सकता हूँ। नाम तो वैसे के वैसे रहेंगे भाई। इसके अलावा मिजोर लोग जो हैं वो अपने नियम कानूनों के लिए, अपनी आचार संहिताओं के लिए तलाव मगहेना का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये समाज सभी लोगों की जिम्मेदारी है और समाज के लोग निस्वार्थ रूप से कार्य करेंगे, दयालु रूप से कार्य करेंगे और दूसरों के लिए मददगार होंगे। ये चीज़ अच्छी है मिजोरम की। आगे हम नागालैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में प्रमुख रूप से 16 जनजातियां निवास करती हैं, जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि अंगामी, आओ, चाकसेंग, चांग, चीर एंड अन्य बहुत सारे नाम यहाँ लिखे हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से ईसाई 87.9% है और हिंदू 8.7% है, मुस्लिम 2.5% है। नागालैंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं जो कि तिब्बत बर्मन समूह से संबंधित हैं। 2011 के हिसाब से यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कोन्याक, आओ, लोथा, अंगमी, चौकी इत्यादि कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेंका, खोम, चांग, खिमनिंगम, दिमचिके, जेमे। तो इनमें से 2-3 नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा लोकगीत और लोक नृत्य में नागा संस्कृति दबा के यहाँ पर चलती है। उनमें से एक त्यौहार जो नागालैंड का है सबसे प्रमुख त्यौहार, उसे हॉर्नबिल कहा जाता है, जिसे दिसंबर में मनाया जाता है। त्रिपुरा की बात करो तो त्रिपुरा में आमतौर पर 2 जनजातीय समूह हैं। एक यहाँ के मूल निवासी हैं जो पहले से यहाँ पर रहते चले आए हैं और एक जो बाहर से आकर इसमें बसे हैं। त्रिपुरा की अगर बात करोगे तो त्रिपुरा में कई उप जनजातियाँ भी रहती हैं जिनकी संख्या लगभग 19 है। कुछ के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे त्रिपुरी, रियांग, चकमा। चकमा भाई ये ना बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, कई बार बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी गई है। हलाम, गारो, लूसी और डालोंग। 2011 की जनगणना के साथ त्रिपुरा में 83.70% हिंदू हैं और लगभग 9% के आसपास, 8.60% के आसपास मुस्लिम हैं। ईसाई की बात करें तो 4.35% है। इसके अलावा त्रिपुरा में मूल निवासी जो है वो 30% है और बाहरी लोग आकर यहाँ पर 70% बोल गए हैं, और वो भी बंगाली भाषा बोलने वाले प्रवासी हैं जो कि ज़्यादातर बांग्लादेश से यहाँ पे आकर प्रवास कर गए थे और अब तक सरकार इनके लिए कोई कुछ नहीं कर पाई है। यहाँ की जनजाति ज़्यादातर कॉक बोरोक भाषा बोलती है। इसके अलावा नृत्य और संगीत यहाँ की जनजातियों का अभिन्न हिस्सा है। सिक्किम की बात कर लो भैया। सिक्किम में 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं, नेपाली, भूटिया और लेप्चा। नेपाल, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वहाँ पर नेपाली लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है, भूटान से भूटिया का बड़े पैमाने पर जो है प्रवास हुआ है। तो नेपाली, भूटिया और लेप्चा ये अपनी अपनी अलग भाषाएं बोलते हैं। नेपालियों की नेपाली भाषा है, भूटिया की भूटिया भाषा है और लेप्चा की लेप्चा भाषा है। लेप्चा जो है ये तो सिक्किम के मूल निवासी हैं, जबकि जो भूटिया हैं वो भूटान से आए हैं और जो नेपाली वो नेपाल से आए हैं। इतनी बात क्लियर है। अब ऐसे में लेप्चा लोगों को लगता है कि नेपालियों के बसने से, भूटियाओं के बसने से हमारी संस्कृति का दमन हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, अपनी ही जगह पर मूल निवासी और अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। और धीरे धीरे करके आपको बड़ी आश्चर्य होगा कि लेप्चा लोगों की संख्या घटती गई है और नेपाली लोगों की संख्या यहाँ पर बड़े पैमाने पर बढ़ती गई है।
ये दलील दी जाती है कि सिक्किम और त्रिपुरा में नेपाली और बंगालियों के पलायन की वजह से वहाँ के जो मूल निवासी हैं लेपचा ये माइनॉरिटीज़ बन के रह गए हैं, क्योंकि बाहरी जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में आकर यहाँ पर बस गए हैं। तीनों जनजातीय समूह की अपनी अपनी भाषाएं, अपने अपने त्यौहार हैं, अपनी अपनी बोलियां हैं। यहाँ की जो प्रचलित भाषाएं हैं, नेपालियों की अगर बात करें तो नेपाली जो भाषा बोलते हैं गुरुंग, राई, तमंग, इस प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। सिक्किम में नेपाली भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, नेपाली है, भूटिया और लेप्चा है। सिक्किम में बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों प्रमुख हैं। लेप्चा और भूटिया तो ज़्यादातर बौद्ध हैं, जबकि नेपाली जो हैं वो हिंदू हैं। भूटिया समुदाय के जो पारंपरिक त्यौहार है उसका नाम है पांग लाओसोल। तो पांग लाओसोल कहाँ का पारंपरिक त्यौहार है? ये भूटिया जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला त्यौहार है। चैप्टर यहीं खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने 8 के 8 राज्यों की जो है भाषाई विविधता पढ़ी, सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ी, इतना ही नहीं धार्मिक विविधताएं भी पढ़ी। आगे चैप्टर का एक सारांश दिया है। तो देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत देश का बहुत ही विविधताओं भरा क्षेत्र है। बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, कुछ लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, कुछ बाहर से आकर यहाँ पर बस गए हैं। हर क्षेत्र की यहाँ पर अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। हर भाषा के, हर क्षेत्र के यहाँ पर क्या है, अलग अलग नृत्य हैं, पूजा परंपराओं के तरीके अलग अलग हैं, कृषि के तरीके अलग अलग हैं और धार्मिक विविधताएं भी यहाँ पर बहुत सारी बोली जाती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कुल मिलाकर ये नेचर पर ही डिपेंड हैं। तो ये दूसरा चैप्टर था। आई होप से यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उनका आप आंसर लिख दोगे। अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो फैक्ट्स का यूज़ ज़रूर करना। कम से कम हर स्टेट के दो दो लोक नृत्य, कम से कम दो दो भाषाएं और क्या कहते हैं, दो दो जनजातियाँ, चार चार जनजातियों के नाम आप याद कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।